हेलो एवरीवन, आई एम सनी रामदाव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा प्रतिशत वाला चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा आयतन पर आधारित प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना। आयतन, अब देखो मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल में कितनी संख्या चाहिए होती है, 2 संख्याएं चाहिए होती है। उसी टाइप से अगर बात की जाए आयतन की, तो आयतन की जो डायमेंशन होती है, आयतन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। अब मीटर क्यूब का मतलब हमें कितनी संख्याएं चाहिए, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। कितनी संख्याएं चाहिए, 3 संख्याएं चाहिए। अब अगर 3 संख्याएं चाहिए तो कितने 100 का भाग लगाना पड़ेगा, हमें 200 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कल बताया था ऊपर जितनी भी संख्या होगी उसमें से एक संख्या कम करके हम 100 का भाग लगाएंगे। जैसे ऊपर अगर 3 संख्या है तो नीचे 2 बार 100 का भाग लगेगा, अगर ऊपर 4 संख्या है तो नीचे 3 बार 100 का भाग लगेगा। यहाँ से आंसर जो भी आएगा उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, 100। अगर आंसर प्लस में आएगा तो यहाँ पर क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि, और अगर आंसर हमारा माइनस में आएगा तो यहाँ पर क्या होगी, प्रतिशत कमी, ठीक है। इस टाइप से हमें आयतन वाले क्वेश्चन करने हैं। और फ्रैक्शन वाला तरीका मैंने आपको सिखाई दिया था, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं और हम इस टाइप से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आयतन के। हमसे कहा गया है एक घनाभ दिया हुआ है और घनाभ की लंबाई, सबसे पहले कहा गया है घनाभ की लंबाई में 33.1/3% की कमी कर दी जाए, ठीक है। फिर कहा गया है चौड़ाई में 16/2/3% की वृद्धि कर दी जाए। फिर कहा गया है इसकी ऊंचाई में 14/2/7% की वृद्धि कर दी जाए। तो बताइए इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। आयतन के बारे में पूछा गया है कि इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए जैसा कि बात की गई है यहाँ पर किसकी, घनाभ की बात की गई है। अब आप मुझे ये बताओ कि घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है ना। जो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लंबाई के बारे में। अब बताओ 33/1/3% का मतलब कितना होगा। 33/1/3% का मतलब हो जाएगा हमारा 1/3। और अगर बात की जाए 16/2/3% की, तो 16/2/3% का मतलब कितना होगा, 1/6। फिर अगर 14/2/7% की बात की जाए तो 14/2/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/7। अब आप मुझे ये बताओ, कमी कर रहे हैं, इसका मतलब पहले लंबाई अगर 3 थी तो बाद में लंबाई कितनी हो जाएगी, कमी का मतलब घट जाएगी ऊपर वाली संख्या। इसका मतलब अगर पहले लंबाई 3 थी तो बाद में लंबाई हो जाएगी 3 - 1 कितना, 2। ये तो हो गई लंबाई की बात। अगर चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई देखो, चौड़ाई 16/2/3% की वृद्धि, इसका मतलब पहले अगर चौड़ाई 6 थी तो वृद्धि का मतलब 6 और 1 कितनी हो जाएगी, नई चौड़ाई 7। पहले अगर चौड़ाई 6 थी तो बाद में चौड़ाई हो जाएगी हमारी 7। तीसरी अगर बात की जाए ऊंचाई के बारे में, तो ऊंचाई के बारे में देखो, ऊंचाई 1/7, 1/7 की क्या हो रही है, वृद्धि। इसका मतलब पहले अगर ऊंचाई 7 थी तो अभी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, नई ऊंचाई 8 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर तो कमी कहा गया है, तो 3 थी तो 3 से कितनी हो जाएगी, 2। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर पहले अगर चौड़ाई 6 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, वृद्धि का मतलब 6 से कितनी हो जाएगी, 7। यहाँ पर 7 से कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि वृद्धि हो रही है। फिर मैंने आपसे कहा था अगर ये कट जाते हैं तो काट सकते हो आप इनको। देखो 7 से 7 कट सकता है, 6 और 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। यहाँ से देखो 3 तिया 9, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, ये 7 एकम 7 था, गुणा करोगे तो 3 तिया 9, और यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो 2 चौक 8। अब आप यहाँ पे देखो, पहले आयतन ही तो हो गया ये, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पहले वाला आयतन कितना था, 9, और बाद वाला आयतन देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, बाद वाला आयतन कितना हो गया, 8। अब यहाँ से देखो आयतन में 9 से 8 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
कितने की कमी होगी? 1 की। अब ये 1 की कमी कितने पर होगी? 9 पर होगी, ठीक है ना। इसका मतलब 1 की कमी होगी और 1 की कमी कितने पर होगी? 9 पर होगी। आंसर चाहिए प्रतिशत में, तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो बताइए यहाँ पर 1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9 का मतलब मैंने आपको लिखवाया था 11 सही 1/9%, और 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो था हमारा घनाभ वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे हम लोग घन की, ठीक है ना, और घन के आयतन के बारे में देखेंगे। तो समझिए बातों को। तो ये फ्रैक्शन वाला तरीका लगाया हम लोगों ने, फ्रैक्शन से कर लिया इसको। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं घन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि किसी घन की भुजा में, एक घन दिया हुआ है और घन की भुजा के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब घन की भुजा के बारे में हमसे ये कहा गया है कि मान लीजिए किसी घन की भुजा में 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समझिए, इसको भी हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखो ये जो प्रतिशतता पूर्णांक में भी दी हुई है, तो 100 में जोड़कर या फिर घटाकर भी कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। मैंने आपसे कहा था कि आयतन में हमें कितनी संख्याएं चाहिए? 3 संख्याएं चाहिए। अब बताओ तीनों की तीनों संख्याएं किसके लिए लिखी जाएगी? भुजा के लिए, क्योंकि भुजा क्यूब का मतलब ही क्या होता है? भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है ना। इसका मतलब तीनों की तीनों संख्याएं किसके लिए लिखी जाएगी? उसकी भुजा के लिए। अब आप मुझे बताओ, भुजा में 20% की क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। कमी का मतलब कितना लिखोगे? 100 - 20। कमी का मतलब 100 में से घटेगी संख्या। तो अगर हम पहले तरीके से करना चाहें तो हम इसको ऐसे करेंगे, 80 गुना 80 गुना 80। अब बताओ, अगर ऊपर 3 संख्या आ गई तो कितने 100 का भाग लगाओगे? यहाँ पर 200 का भाग लगा देंगे। जैसे ही आप 200 का भाग लगाओगे, यहाँ से कैंसिल आउट कीजिए, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और 8 का घन कितना होता है? 512। 8 का घन होता है 512। अगर 512 में 10 का भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा हमें? 51.2, ठीक है ना। अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था? यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कितना किया जाएगा? 100, ठीक है। अब 51.2 में से माइनस कर देते हैं हम 100 को। जैसे ही माइनस करोगे, इस बार हमारा आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी हो गई? माइनस की हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, 10 से 2 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 9 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। और 9 में से 5 गया तो कितना? 4 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 48.8% की क्या आ जाएगी हमारे सामने? कमी आ जाएगी। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन वाले तरीके से कैसे करोगे? देखिए, 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5। इसका मतलब अगर पहले भुजा 5 थी तो कमी कर रहे हैं, तो बाद में कितनी हो जाएगी? 4। पहले अगर 5 थी तो बाद में कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी। ये तो किसकी बात हुई? भुजा की बात हुई। अब अगर हम बात करें इसके आयतन की, तो आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। अब क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है बताओ? 5 का घन होता है 125। और अगर 4 के घन की बात की जाए तो 4 का घन कितना होता है? 4 का घन होता है 64। यहाँ से देखो, 125 से कितना हो गया? 64। तो यहाँ पर कमी आ रही है। अब कमी कितने की आ रही है? माइनस कर दो। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 12 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ रही है कमी कितने की? 61 की कमी आ रही है। अब ये 61 की कमी कितने पर आएगी? 125 पर आएगी। 61 की कमी आ रही है 125 पर। गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे। आंसर किस में लेके आना है? प्रतिशतता में। काट दीजिए इसको। 25 पंजे 125, 25 चौक 100। गुणा कर लो इसको। जैसे गुणा करोगे, 4 एकम 4, 4 छिकी 24, 244 में भाग लगा दो 5 का। और जैसे ही 5 का भाग लगाओगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, भाग लगा दो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, और फिर से 5 अट्ठे 40, मतलब 48.8% की देखो क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 48.8% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो इसको, लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया होगा, यहाँ पे तो पूर्णांक में था तो दोनों तरीके से कर सकते हो, फ्रैक्शन में दिया होगा तो फिर आप फ्रैक्शन वाले तरीके से ही करना है इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेलन के बारे में। ये तो हमारा घन के बारे में था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं बेलन के बारे में। देखिए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। हमसे कहा गया है किसी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या की बात की गई है, और बेलन की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, और ऊंचाई की बात की गई है। ऊंचाई में हमने मान लिया यहाँ पर इस टाइप से मान लीजिए 16/2/3% की कमी कर दी जाए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब देखो बेलन की त्रिज्या की अगर बात करें तो आप मुझे ये बताओ 50% की वृद्धि, 50% का मतलब कितना होगा 1/2। इसका मतलब अगर पहले त्रिज्या 2 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी 3। ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई देखो 16 से 2/3%, 16 से 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा 1/6, और 1/6 का मतलब देखिए पहले 6 थी तो बाद में कितनी रह जाएगी 5 रह जाएगी। त्रिज्या को हम बोलते हैं r और ऊंचाई को बोलते हैं h, ठीक है ना। रेडियस हो गई और ये क्या हो गई हाइट। अब आप मुझे बताओ कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है, यही होता है πr²h। अब यहाँ से देखिए मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अगर प्रतिशत में आंसर पूछा जाता है, आयतन में पूछा गया कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, तो आप इस कांस्टेंट को हटा सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे ही कट जाएगा, ऊपर भी आएगा वृद्धि या कमी में और नीचे भी आएगा प्रारंभिक मान में। तो पाई तो ये जो कांस्टेंट होगा वो तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आप r²h, ठीक है ना। यहाँ से देखिए अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन देखो r²h, r² का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 6 कितना हो जाएगा 24, ये तो हो जाएगा 24 पाई, ठीक है। ये हो गया इसका आयतन। यहाँ से आयतन देखते हैं r²h, r² का मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 पंजे 45, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे सामने 45 पाई r² होता है। r² मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 6 24 पाई, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 पंजे 45 पाई। आप मुझे बताओ वृद्धि हो रही है या फिर कमी, वृद्धि हो रही है। 24 से 45 पर जाएंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी 21 पाई की, ठीक है ना। यहाँ से 24 पाई से 45 पाई पे जाएंगे तो 21 पाई की क्या हो जाएगी वृद्धि। अभी 21 पाई की वृद्धि कितने पर हो रही है 24 पाई पर, तो 21 पाई की वृद्धि हो रही है 24 पाई पर, और आंसर चाहिए प्रतिशत में तो गुणा किससे कर देंगे 100 से। यहाँ पे आप इसको काट लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम काटना चाहें तो 4 से काट दीजिए, 4 से कितने बार कटेगा 25 बार कटेगा, और 4 से कितने बार कटेगा 6 बार कटेगा। 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, और 3 से काट लो 3 दूना 6। यहाँ से देखिए 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, 25 सत्ते 175, और भाग लगाना है किसका 2 का। तो यहाँ से जैसे हम भाग लगाएंगे देखो 25 सत्ते 175, भाग लगाएंगे 2 का, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, भाग लगा दो, 2 अट्ठे 16, ये तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 सत्ते 14, मतलब 87.5%। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 87.5% की क्या होगी यहाँ पर वृद्धि होगी। 24 पाई से 45 पाई हो गया तो 87.5% की क्या हो जाएगी यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ से 24 पाई से 45 पाई 21 पाई हो गया। 21 पाई की वृद्धि कितने पर होगी 24 पाई पर, पाई से पाई काट दिया, 3 सत्ते 21, सॉरी 4 से 25 बार काट दिया, 4 6 24 काट दिया, फिर हमने 3 सत्ते 21 काट दिया, 3 दूना 6, 25 सत्ते 175/2, और 175/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 87.5% आ जाएगा। 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर 2 सत्ते 14, और एक बचेगा शेषफल, तो यहाँ पे आ जाएगा 87.5% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना।
तो ये हमारा क्वेश्चन था बेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं आगे, समझिए। देखो इसी टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा शंकु पर भी। अब शंकु पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेम टू सेम इसी टाइप से होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए शंकु के बारे में, बेलन तो आप लोग जानते हो ना, बेलन किस टाइप का होता है, जो घरों के ऊपर टंकी रखी होती है इस टाइप का बेलन होता है, ठीक है ना, इस टाइप की शेप होती है बेलन की। ये बेलन होता है, ये इसकी रेडियस होती है और ये वाली इसकी क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है ना। ये आपका बेलन होता है, ठीक है। अगर शंकु की बात की जाए तो शंकु इस टाइप का बना होता है, जो आपकी बर्थडे केप होती है उस टाइप का बना होता है, इस टाइप से, इस टाइप से आपका शंकु बना होता है। ये तो इसकी हाइट होती है और ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है ना। ये तो हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो अब शंकु के बारे में बात करते हैं। शंकु का क्वेश्चन किस टाइप से देगा वो आपको एग्जाम में देखिए। शंकु के बारे में बोल सकता है कि किसी शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए और ऊंचाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन की बात करने जा रहे हैं कि उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझिए बात को। अब आयतन की बात कर रहे हैं तो बताओ आयतन में कितनी संख्याएं चाहिए हमें, 3 संख्याएं चाहिए। आयतन में 3 संख्याएं चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ 3 संख्या कैसे लिखोगे। यहाँ पर तो हमें कितनी संख्या दी गई है, 2 ही संख्या दी गई है अगर प्रतिशतता में बात करें तो। अब हमें 3 प्रतिशतता लिखनी है तो वो कैसे लिखोगे। जब तक आपको शंकु का फॉर्मूला नहीं पता होगा शंकु के आयतन का, तब तक आप 3 संख्याएं नहीं लिख पाओगे। तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप मुझे बताओ 1/3 पाई तो कांस्टेंट है क्या, तो इसको तो हम हटा सकते हैं क्या। मैंने कहा था कांस्टेंट जितने भी होंगे आप लोग हटा सकते हो। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच का मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आर गुना एच। अब देखो 2 बार तो संख्या लिखी जाएगी त्रिज्या के लिए और 1 बार संख्या लिखी जाएगी उसकी ऊंचाई के लिए, ठीक है ना। 2 बार तो लिखी जाएगी त्रिज्या के लिए और 1 बार संख्या लिखी जाएगी उसकी ऊंचाई के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 संख्या हो गई हमारे पास में। अब त्रिज्या के लिए लिखो। त्रिज्या के लिए क्या कहा गया, 20% की वृद्धि। अब 20% वृद्धि का मतलब कितना लिखोगे, 120 गुणा 120। और ऊंचाई में क्या कर रहे हैं, 30% की कमी कर रहे हैं। कमी का मतलब कितना लिखोगे, 70। और यहाँ से बताओ कितने 100 का भाग लगाओगे, 200 का, क्योंकि कितनी संख्या हो गई हमारे सामने, ऊपर 3 संख्या हो गई, इसलिए कितने 100 का भाग लगाया जाएगा, 200 का। जैसे आप इसको काटोगे तो देखिए 1 2 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 12 का स्क्वायर बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 144 गुणा 7/10। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 कम 7 और 3 10। बताओ 1 0 का भाग लगा रहे हैं तो पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले आ जाएगा, 1 संख्या के पहले पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 100.8। लेकिन अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ। हमने क्या किया था, वहां से आंसर जितना भी आएगा उसमें से माइनस कितना किया जाएगा, 100 माइनस किया जाएगा। जैसे ही 100 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.8%। अब देखो प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक बार और देख लीजिए इसकी कैलकुलेशन को। देखो 20% की वृद्धि की बात कर रहे हैं, मतलब 120। त्रिज्या में बात कर रहे हैं ना 20% की वृद्धि, तो त्रिज्या को लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 3 बार चाहिए हमें तो आयतन में। पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले में आर को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 120 गुणा 120। और ऊंचाई में 30% की कमी कर रहे हैं, कमी का मतलब कितना लिखोगे, 70 लिखेंगे। अगर ऊपर 3 संख्या है तो कितने 100 का भाग लगाओगे, 200 का। यहाँ से 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। 12 गुणा 12 कितना होता है, 144 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ से कर लेंगे हम इसको 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 कम 7 और 3
10, 1008, 10 का भाग लगा रहे हो, आंसर जो भी आएगा उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है शंकु पे, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से आयतन में गोले के ऊपर। ठीक है ना, और गोले के ऊपर क्या पूछा जाएगा, देखिए अब गोले का जो आयतन होता है वो मेनली क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वो त्रिज्या की बात करेगा। और कल ही मैंने आपको समझाया था, देखो वो त्रिज्या की भी बात कर सकता है और व्यास की भी बात कर सकता है। जितना परिवर्तन व्यास में होगा उतना ही परिवर्तन किस में होगा, त्रिज्या में होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना आप लोग इन सारी चीजों को। तो देखिए गोले का क्वेश्चन और देखते हैं, फिर ये आपके आयतन वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो देखिए गोले की बात करते हैं। गोले के बारे में हमसे ये कहा गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में, ठीक है ना, किसी गोले की त्रिज्या में हमसे कहा जाएगा इस टाइप से, मान लीजिए 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखो गोले का आयतन 10% की कमी कर रहे हैं। अब आयतन देखो, इसका आयतन देखो, आयतन के लिए हमें कितनी संख्याएं चाहिए, 3 संख्या चाहिए। अब जो गोले का आयतन होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 4/3 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो आप लोग हटा दीजिए। आर क्यूब की बात करेंगे तो आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, आर गुणा आर। ठीक है ना, इसका मतलब तीनों की तीनों संख्या किसके लिए लिखी जाएगी, उसकी त्रिज्या के लिए ही लिखी जाएगी। ठीक है ना, ध्यान रखना इस वाली चीज को। अब 10% की कमी का मतलब देखो, कमी का मतलब कितना लिखना पड़ेगा, 90। इसका मतलब हमें 90 लिखना पड़ेगा, 90 गुणा 90। ठीक है ना, 3 बार 90 लिखेंगे। बताओ कितने 100 का भाग लगाओगे, 200 का। और जैसे यहाँ पर 200 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर 200 का भाग हमने लगा दिया। इसको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, 1 2 3, 9 का घन कितना हो जाएगा, 729। यहाँ पर भाग लग रहा है 1 10 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72.9 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 0 का भाग लग रहा है तो 0.1 संख्या के पहले आ जाएगा। ठीक है, 72.9। आंसर जो भी आएगा उसमें से माइनस क्या करना है, अभी तो 100 को माइनस करना है। और जैसे ही आप यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 7 गया तो 2 बच जाएगा। लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस का। तो 27.1% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे सामने कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन। यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन के कुछ क्वेश्चन देखे हम लोगों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए हमारे क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन भी खत्म हो गए। ठीक है ना, लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम 5वें टाइप के क्वेश्चन की बाद में बात करते हैं। ठीक है ना, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, कितनी इनकम आय करी, कितनी बचत करी, कितना खर्चा हुआ, उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अब उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है ना, उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट से हम आगे आने वाले 3-4 टाइप के क्वेश्चन और कवर कर सकते हैं। जैसे आय व्यय पर आधारित प्रश्न हो गया, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न होगा, अंतिम मान प्रारंभिक मान पर आधारित प्रश्न हो गए। इस टाइप से 3-4 क्वेश्चन हम लोग 3-4 टाइप हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है, किसी वस्तु का मान दिया हुआ है स्टार्टिंग में 1000 रुपये, कुछ समय बाद मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, उसकी कुछ समय बाद 20% की वृद्धि कर दी गई, और उसके कुछ समय बाद 10% की फिर से कमी कर दी गई।
और आपसे पूछा गया कि अब बताइए अंत में उसका मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जब 10% की वृद्धि हुई थी तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या 1000 था और उसमें 10% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब संख्या 100 में क्या होगी, जुड़ेगी। इसका मतलब अब हम इस 1000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 110%, क्योंकि संख्या 100 में जुड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 10% बढ़ने के बाद 1000 का हमें निकालना पड़ेगा 110%। और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी और कितना आ जाएगा, 1100, ठीक है। लिख नहीं रहा मैं, कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जो मूल्य आया वो कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 110/100। अब इसी मूल्य में ही हमने क्या कर दी, 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। इसी मूल्य में ही तो किए। अब अगर इस मूल्य में 20% की वृद्धि की है तो अब हम इस मूल्य का कितना प्रतिशत निकालेंगे, अगर 20% की वृद्धि की है तो इसी का ही हम निकालेंगे 120%। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1000 गुणा 110/100 तो था ही, अब इसी में ही 20% की वृद्धि का मतलब कितना निकाल देंगे, 120%, ठीक है। अब ये जो मूल्य आएगा वो यहाँ वाला मूल्य आ गया। अब यहाँ वाला मूल्य ये टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट अभी हमने नहीं किया, अभी यहाँ वाला मूल्य आ गया। अब इस मूल्य में 10% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ ये जो अंतिम मूल्य आएगा वो अंतिम मूल्य क्या इतना ही आएगा क्या, ये जितना भी मान होगा उसका कितना प्रतिशत निकालेंगे, 10% की कमी का मतलब क्या लिखेंगे हम, 90%, ठीक है ना। 100 में से घटा देंगे तो अब हम अंतिम मूल्य जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1000 गुणा 110/100 गुणा 120/100 और क्या करेंगे 90/100, ठीक है ना। इस टाइप से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में अंतिम मान। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अंतिम मान बराबर 1000 गुणा 110/100 गुणा लिखेंगे 120/100 और गुणा लिखेंगे 90/100, ठीक है। इस टाइप से लिख देंगे हम यहाँ पर। अब समझिए बात को, देखिए अब इसको मैं फॉर्मूला बनाकर लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए। ये जो 1000 लिखा हुआ था वो 1000 क्या था, हमारा प्रारंभिक मान। 1000 क्या था, प्रारंभिक मान ही तो था। ये तो था हमारा प्रारंभिक मान और ये क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, प्रारंभिक मान था। तो यहाँ से अब हम लोग इसका फॉर्मूला, अब एक चीज देखो 110 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही थी इसलिए संख्या 100 में क्या होगी, जुड़ेगी। 120 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि हो रही थी इसलिए संख्या 100 में क्या होगी, जुड़ेगी। यहाँ पर देखो क्या हो रही थी, कमी का मतलब संख्या 100 में से घटेगी। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इसको। देखिए अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान गुणा 100 में जुड़ा है, 10 ही तो जुड़ा है 100 में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 100 प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो वृद्धि भी दे सकता था, कमी भी दे सकता था। हमने मान लिया 100 प्लस माइनस a, ठीक है। अगर a% की वृद्धि होगी तो प्लस कर देना और अगर a% की कमी होगी तो माइनस कर देना। तो मैंने प्लस माइनस लगा दिया, प्लस माइनस a और नीचे क्या लिखा हुआ है 100 गुणा, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा 100 प्लस माइनस b/100, ठीक है। अब अगर वृद्धि होगी 20% की तो प्लस कर देना और अगर कमी होगी तो माइनस कर देना। फिर आगे देखिए, आगे भी हम इसको ऐसे लिख देंगे 100 प्लस माइनस c/100, 100 प्लस माइनस c/100, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हमारे सामने ये एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस माइनस a/100, 100 प्लस माइनस b/100 और 100 प्लस माइनस c/100, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना आप इसको, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप लोग जनसंख्या वाले क्वेश्चन ही बना सकते हो, ठीक है। किस टाइप से बनाने वो मैं आपको समझा दूंगा। और इसी क्वेश्चन से आप लोग आय व्यय पर आधारित प्रश्न भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे अभी मैं समझा दूंगा। और इसी टाइप से हम लोगों को करने हैं ये अंतिम मान और प्रारंभिक मान वाले प्रश्नों को भी करना है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, आय व्यय पर आधारित प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो समझिए बात को, देखिए अब देखो आय व्यय पर आधारित प्रश्न जो कि अपना नेक्स्ट टाइप होगा, टाइप नंबर 5, ठीक है।
टाइप नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया था, एक ही प्रतिशतता पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 हमने लोगों ने पढ़ ही लिया था, जब एक से ज़्यादा प्रतिशतता आ जाए। टाइप 3 पढ़ा था, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। टाइप 4 पढ़ा था, आयतन पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 पढ़ने जा रहे हैं हम आय व्यय पर आधारित प्रश्नों के बारे में। ठीक है, अब देखो आय व्यय पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं समझिए। पहला, ए टाइप के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का, आपसे कहा जाएगा एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, फिर कहा जाएगा अपनी आय का 20% बच्चों के खेल पर, फिर कहा जाएगा आपसे 10% मकान किराए पर, फिर कहा जाएगा आपसे 15% तथा 15% बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करता है। ठीक है ना, इस टाइप से कहा जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कोमा 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 तथा, ठीक है ना, कि 30% तो भोजन पर खर्चा किया, फिर 20% खेल पर खर्चा किया, फिर 10% किराए पर खर्चा किया, फिर तथा 15% बच्चों की पढ़ाई पर। उसी इनकम का ही कर रहा है वो यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे अगर ये दिया जाए कोमा कोमा तथा आ जाए, इस टाइप से आ जाए, तो आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है सबको, कि देखो 30% तो यहाँ पर खर्चा कर दिया उसने, 20% यहाँ पर खर्चा कर दिया, 10% यहाँ पर खर्चा कर दिया और 15% यहाँ पर खर्चा कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75%। अब देखो अगर उसने 75% खर्चा कर दिया तो आप मुझे बता सकते हो क्या बचत कितने की करेगा, बचत करेगा वो 25% की। ठीक है, अगर वो 75% खर्चा कर देगा तो बचत कितने प्रतिशत की करेगा, 25% की। देखो बी टाइप का क्वेश्चन, अब बी टाइप की क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा क्या, कि 30% भोजन पर खर्च किया, फिर कहेगा शेष का 20% बच्चों के खेल पर खर्चा किया। ठीक है, फिर कहेगा शेष का 10% किराए पर खर्चा किया, फिर कहेगा शेष का 15% पढ़ाई पर खर्चा किया। तो बताइए अंत में उसकी बचत कितनी होगी। ठीक है ना, इस टाइप से कहेगा, बचत पूछेगा आपसे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो शेष का जब भी इसे शेष का लिखा हुआ आएगा तो आपको क्या करना है, आपको जो अभी भी मैंने सिखाया था ना, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान। आप देखो यहाँ पर दो मान होंगे, एक तो अंतिम मान होगा और एक हो जाएगा हमारा प्रारंभिक मान। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे देखो अगर खर्चा कर रहा है वो 30% भोजन पर खर्च कर रहा है तो 100 में से घटेगा ही, 100 माइनस 30 करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा ही खर्चा हो रहा है तो माइनस ही होगा। फिर क्या करेंगे, 100 माइनस 20 करेंगे, फिर 100 माइनस 10 करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अंतिम मान क्या होगा और प्रारंभिक मान क्या होगा। देखो यहाँ पर दो चीज़ें होगी, एक तो होगी इनकम और दूसरी होगी बचत। आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो इनकम ही तो करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कमा कर लाएंगे। ठीक है ना, फिर उसको धीरे धीरे खर्चा करते हुए लास्ट में जो हमारे पास में बचत होगी वो हमारे पास में पैसे बच जाएंगे। तो देखो प्रारंभिक मान तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगी, और अंतिम मान क्या हो जाएगा, बचत। तो यहाँ से हम अंतिम मान के स्थान पर तो क्या लिख सकते हैं, बचत। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बचत बराबर आय। प्रारंभिक मान क्या हो जाएगी, आय गुणा 100 माइनस, अब देखो यहाँ पर खर्चा ही खर्चा कर रहे हो, 30% भोजन पर खर्च कर दिया, 20% खेल पर खर्चा कर दिया, 10% किराए पर खर्चा कर दिया, 15% बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा कर दिया। तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, इस बार यहाँ पर माइनस ही होगा, क्योंकि खर्चा ही खर्चा कर रहे हैं, कमी हो रही है। तो 100 माइनस A/100, 100 माइनस B/100 और 100 माइनस C/100। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको जब भी शेष वर्ड लगा हुआ आएगा तो आपको इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाने हैं कि बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय गुणा 100 माइनस A/100, 100 माइनस B/100 और 100 माइनस C/100।
ए बी और सी क्या है, प्रतिशत खर्चा उसका कि कितना खर्चा वो कर रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप का तो यहाँ पर तो देखो शेष वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर शेष वर्ड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर हर जगह शेष वर्ड दिखाई दे रहा है, शेष का, फिर शेष का, फिर शेष का। तो जब भी शेष का लगा हुआ आएगा तो आप इस फॉर्मूले को लगा दिया करो, बचत बराबर आय गुना 100 माइनस ए बट्टा 100, 100 माइनस बी बट्टा 100 और 100 माइनस सी बट्टा 100। एक चीज और ध्यान रखना, क्या, समझिए बात को। देखो मैंने आपको ये लिखवाया, या तो आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए कि अंतिम मान बराबर, मैंने आपको ऐसे लिखवाया था, अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस माइनस ए बट्टा 100, 100 प्लस माइनस बी बट्टा 100, इस टाइप से लिखवाया था। अब सुनिए, यहाँ पर अगर ये मान प्रतिशत में होगा, ए और बी सी के मान अगर प्रतिशत में होंगे, जैसे यहाँ पे प्रतिशत में दिए हुए 30%, 20% और 10%, अगर ये मान प्रतिशत में होंगे तो ही ये 100 में जुड़ेंगे और घटेंगे। अगर मान लो ये मान भिन्न में दे दिए जाए, तब आपको एक में जोड़ने हैं और एक में से ही घटाने हैं। अंतिम मान बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रारंभिक मान गुणा, अगर ये भिन्न में दिया जाएगा, जैसे मान लो 30% का मतलब भिन्न में कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है ना। 3/10 भोजन पर खर्चा कर दिया, तो वो खर्च कर रहा है तो कमी माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 3/10, ठीक है ना। 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1/5, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये मान भिन्न में होगा तो वृद्धि में तो ये जुड़ेगा 1 प्लस में, 1 में जुड़ेगा, ठीक है ना, और कमी होगी तो ये 1 में से ही घटेगा। लेकिन अगर ये प्रतिशत में होगा तो 100 में जुड़ेगा और घटेगा। ध्यान रखना इन दोनों चीज़ों को, अगर ये प्रतिशत में होगा तो 100 में जुड़ेगा घटेगा, और अगर ये भिन्न में होगा तो 1 में ही जुड़ेगा और 1 में से ही घटेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके 2 टाइप के क्वेश्चन तो ये हो गए। अब अगर तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, समझिए। एक में तो देखो शेष दिया हुआ है और एक में शेष नहीं दिया हुआ। अब देखिए तीसरे टाइप की क्वेश्चन की बात करें अगर हम आय व्यय में, तो समझिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे इस टाइप से बोल दिया जाता है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, ठीक है। फिर कहा जाएगा यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और खर्चा भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको इनको समझा रहा हूँ, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना जितना ही पढ़ा है। तो देखिए ये आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, वही आय व्यय पर आधारित प्रश्नों पर ही है। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर हमसे प्रश्न में कहा गया है अनिल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्र पर तथा 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और अंत में उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 7,000 रुपये। अब आप मुझे एक चीज़ समझाइए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर शेष वर्ड दिखाई दे रहा है कि इस प्रश्न में नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे। 30% भोजन पर, 10% वस्त्र पर और 25% मनोरंजन पर, कुल कितना खर्चा हो गया, 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 25 कितना हो जाएगा, 65। इसका मतलब उसने खर्चा कितना कर दिया, 65%, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, देखो इनकम हमेशा और हमेशा आप लोग 100% मान लिया करो, ठीक है ना। या तो आप 100 रुपये मान लो या फिर कितना मान लोगे, 100% मान लिया करो, ठीक है। इनकम थी हमारी 100%, खर्चा कर दिया 65%, तो बताओ मुझे बचत कितने की करेगा वो, तो वो बचत करेगा यहाँ से 35% की, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है, अंत में उसके पास 7,000 रुपये बच जाते हैं। यहाँ पर बचत कितने की दी गई है, 7,000 रुपये की। इसका मतलब हमें इस 35% का मान दिया हुआ है, इस 35% का मान किसके बराबर दिया हुआ है, 7,000 के बराबर दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में कि उसकी मासिक आय कितनी होगी। अब मासिक आय पूछी गई है, तो मासिक आय का मतलब इसका मान पूछा गया है 100% का। आप मुझे बताओ, अगर 35% का मान 7,000 है
तो 1% का मान कितना आएगा 7000/35 और 100% का मान कितना आएगा 100% का मान निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से काट दो 35 दूना 70 200 गुना 100 तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0 लगा देना तो आंसर आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। इसका मतलब जो उसकी इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी 20,000 रुपये। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था। जब शेष वर्ड ना दिया जाए तो आप टोटल जोड़ दिया करो सबको एक साथ लेकर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों के खेल पर, शेष का 30% भोजन पर, फिर शेष का 10% मकान किराए पर देता है और अंत में उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं 5,040 रुपए। अब देखो यहाँ पर शेष वर्ड यूज कर रहा है। अब अगर शेष वर्ड यूज कर रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर शेष शब्द यूज करेगा तो हम लोग यहाँ पर देखिए देखो यहाँ से अगर शेष वर्ड यूज किया जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी जब भी शेष वर्ड आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं बचत बराबर आय गुणा 100 माइनस A/100, 100 माइनस B/100 और 100 माइनस C/100 चलता रहेगा आगे तक। ठीक है ना, इस टाइप से। अब यहाँ पर प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है। प्रश्न में उसके पास 5,040 रुपये बच जाते हैं। इसका मतलब उसकी बचत दी गई है प्रश्न में। ठीक है, तो 5,040 ये बचत दी गई है। हमें क्या पता करनी है उसकी आय। अब 100 माइनस है, बताओ पहले कितने प्रतिशत खर्च कर रहा है 20%। अगर 20% खर्च करेगा तो 100 माइनस 20 कितना प्रतिशत बचेगा 80, 80/100। फिर देखिए आगे क्या कहा गया है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है ना। अब 30% भोजन पर खर्च करेगा तो 100 माइनस 30 मतलब कितना प्रतिशत बचेगा 70% बचेगा। उसी टाइप से देखिए आगे क्या कहा गया है, 10% मकान किराए पर देता है। अब 10% खर्चा करेगा तो 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ पे बचत दी गई थी और हमसे क्या पूछी गई है, आय पूछी गई है। कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, 3 0 से 3 0 को काट दो, इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है ना। कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप इसको 9 से काट लीजिए। जैसे आप इसको 9 से काटोगे तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 9 पंजे 45, ठीक है, और 9 छिकी 54 कितना आ गया 560 हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप इसको काट लीजिए, 8 से काट लो। 8 से काटोगे तो 8 2 7 56 70, 7 से कटेगा कितने बार 10 बार। ठीक है, ये कट गया 10 बार। तो हमारे पास में आ गया 10 बराबर आय गुणा, ये तो पूरा कट गया तो 1 बच जाएगा। नीचे देखो 2 0 ये और 1 0 ये मतलब 3 0 बच जाएंगी। तो ये 1,000 इधर आ जाएगा, 1,000 इधर आ जाएगा, 10 के साथ में गुना होगा तो यहाँ से जो इसकी इनकम आ जाएगी वो आय कितनी आ जाएगी हमारे पास में 10,000 रुपये। ठीक है, तो उसकी जो मासिक इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 10,000 रुपये। ठीक है, तो देख लेगा ना, एक बार कैलकुलेशन और देख लीजिए। 5,040 रुपये की बचत करता है आय गुणा 20% खर्चा कर रहा है 80/100, 30% यहाँ पर खर्च कर रहा है शेष का तो 70/100 और यहाँ पर देखो कितना 10% मकान किराए पर खर्चा कर रहा है तो 90/100। 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90। 1 2 3 0 से 3 0 काट देना। फिर सबसे पहले तो हमने 9 से काट दिया इसको, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54। ठीक है ना। फिर 8 से काट दिया 8 2 7 56, फिर 7 से काट दिया 10 बार और नीचे वाली 3 0 इधर चली जाएगी तो यहाँ से इनकम कितनी आ जाएगी 10,000 रुपये। ठीक है ना। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 टाइप के क्वेश्चन तो हमने देख लिए थे आए हुए में, एक तो जब शेष दिया हुआ है और जब शेष नहीं दिया हुआ। अब देखिए तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि यदि उसकी आय में वृद्धि कर दी जाए और खर्चे में वृद्धि कर दी जाए तब कैसे करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है ना। अभी केवल मैं आप लोगों को एक एक 2 क्वेश्चन ही इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि परसेंटेज में किस किस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पर हम कंटिन्यू कई सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। इस टाइप से मैं आपको एक एक 2 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ हर टाइप के अभी तो, लेकिन इससे क्या होगा आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस किस टाइप के हमें क्वेश्चन करने हैं, किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर हम इनकी एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे हमसे कहा गया राजेश अपनी आय का 75% खर्चा करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ गई
तथा उसने अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर ली तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछी है, ठीक है ना, प्रतिशत में आंसर पूछा गया है। और जब भी आंसर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो देखिए किस टाइप से करना है आपको। देखो एक तो होगी उसकी आय, दूसरा होगा उसका खर्चा और तीसरी होगी उसकी बचत। अब देखिए अपनी आय का 75% खर्चा करता है। अब उसकी आय नहीं दी गई तो उसकी आय 100 रुपये मान लो, ठीक है ना, आय नहीं दी गई तो उसकी आय हमने कितनी मान ली 100 रुपये। अब वो खर्चा करता है अपनी आय का 75%, 100 का 75% 75 ही होगा, 100 गुना 75/100 करेंगे, 100 से तो 100 कट जाएगा, 100 का 40% 40 ही होगा, 100 गुना 40 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है ना। तो 100 का 75% मतलब 75 रुपये का तो वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है। आप मुझे बताओ अगर 75 रुपये का खर्चा करेगा तो बचत कितने की करेगा, 25 रुपये की बचत करेगा। फिर क्या कहा गया है आगे, देखो यदि उसकी आय 20% बढ़ गई। अब देखो अगर उसकी आय हमने 20% बढ़ा दी, 20% की वृद्धि कर दी। अब सुनिए यहाँ से दो चीज़ें होंगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं बताओ कितने रुपए की वृद्धि होगी, एक क्वेश्चन तो ये, और दूसरा क्वेश्चन बताइए उसकी नई आय क्या होगी, ठीक है। अब सुनिए अगर आपसे ये पूछा जाए कितने रुपए की वृद्धि होगी तब तो आप केवल 100 का 20% निकाल लीजिए, और 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा, मतलब 20 रुपए की तो वृद्धि होगी। अगर मैं नई आय पूछूंगा तो नई आय आएगी आपकी 100 का 120%, क्योंकि प्रतिशत के साथ में वृद्धि लगाए तो संख्या 100 में जुड़ेगी। अब सुनिए जब भी हमें आंसर प्रतिशत में पूछा जाएगा, देखो जैसे आंसर प्रतिशत में पूछा गया है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आपको नई आय, नया खर्चा और नई बचत निकालने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप इतना सा निकाल लो कि आय में कितने रुपए की वृद्धि होगी, खर्चे में कितने की वृद्धि होगी और बचत में कितने की होगी। तो आप मुझे बताओ यहाँ से 100 का 20%, अगर 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20। इसका मतलब जो उसकी आय होगी उसमें कितने रुपए की वृद्धि होगी, 20 रुपए की वृद्धि होगी। अगर नई आय पूछी जाए तो कितना आएगा, 100 + 20 कितना आएगा 120। नई आय नहीं निकाली हमने, ठीक है ना, केवल वृद्धि निकालेगी कितने की वृद्धि होगी। उसी टाइप से अगर खर्चे की बात करें तो खर्चे में क्या कहा गया है, खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। अब खर्चा कितना है 75 और इसमें 10% की वृद्धि। अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो एक तो होगा नया खर्चा तो कैसे निकलेगा 75 का 110%, लेकिन केवल अगर मैं पूछूं कि खर्चे में कितनी वृद्धि होगी तब आप निकालो 75 का 10%। तो केवल हमें ये निकालना है, नई आय नहीं निकालनी है, नया खर्चा नहीं निकालना है, नई बचत नहीं निकालनी है, ठीक है ना, आपको केवल वृद्धि निकाल लो। अब 75 का 10%, 75 का 10% करोगे तो कितना आएगा 75 गुना 10/100, यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा 7.5। अब देखो 7.5 रुपए की वृद्धि यहाँ पर होगी। टोटल आय में कितने रुपए की वृद्धि हो रही है 20 रुपए की। तो क्या आप मुझे बता पाओगे क्या कि बचत में कितने रुपए की वृद्धि होगी। देखो इधर खर्चा प्लस बचत, खर्चे और बचत को मिलाकर ही तो आय बनेगी उसकी, ठीक है ना, खर्चे और बचत को अगर हम जोड़ेंगे तभी तो आय आएगी। अब देखो यहाँ पर 7.5 रुपये खर्चा, 7.5 रुपये की वृद्धि कर रहा है खर्चे में, और टोटल आय में कितने की वृद्धि हो रही है 20 रुपये की। तो अगर आपसे पूछा जाए बचत में कितने रुपए की वृद्धि होगी, तो देखिए आप इस 20 में से इस खर्चे को घटा दो, 20 में से अगर 7.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 12.5 रुपये। इसका मतलब उसे 12.5 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे किसमें, बचत में। 12.5 रुपये की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये मिलना चाहिए हमें, ठीक है। अगर ये वाला मान दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ तो टोटल आय में से घटा दिया करो। 20 में से 7.5 दिया तो कितना बचेगा 12.5 रुपये। अब ये 12.5 रुपये की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब हमसे पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि बचत में, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 12.5 रुपये की वृद्धि होगी कितने में होगी, प्रारंभिक मान ही तो आता है नीचे, ऊपर तो आती है वृद्धि और नीचे क्या आता है प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कितने में होगी 25 में, और गुणा कर देंगे किससे 100 से, ठीक है। यहाँ से काट दो 25 चौक 100, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर दो 12.5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 5 चौक 20 मतलब 2, 48 और 2 कितना आ जाएगा 50। गुणा कर दो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5। एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो आंसर कितना आ जाएगा 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो बचत में 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि, ठीक है ना। तो इस टाइप से ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत में आंसर पूछेगा तो नई आय,
नया खर्चा और नई बचत निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये आंसर हमसे रुपए में पूछता कि बताओ बचत कितने रुपए की होगी, तो फिर आपको नया आय, नया खर्चा और नया बचत निकालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो आप केवल वृद्धि निकाल लो कि कितने की वृद्धि होगी। 100 का 20% वृद्धि होगी, 75 का 10% वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर ये आय दी गई है, ये वाला मान दिया है, तो इसका मान निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दिया करो, ठीक है ना। तो ये तो था आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, दूसरे क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग। अगर आपसे कहा जाए कि एक व्यक्ति अपनी आय का, अगर क्वेश्चन ये कहा जाए एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा करता है, जैसे मान लीजिए उसकी आय है 100 रुपये, ठीक है, और 80% खर्चा करता है। 80% खर्चे का मतलब 80 रुपये खर्च करेगा, तो बताओ बचत कितने की करेगा? 20 रुपये की। अब आपसे ये कहा गया है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए उसकी आय में, तो देखो अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो बताओ 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा, मतलब 20 रुपये की वृद्धि होगी, ठीक है। अब नई आय नहीं निकाली, नई आय कितनी आ जाएगी? 120 रुपये आ जाएगी। और खर्चे में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि यदि उसकी आय में भी 20% की वृद्धि कर दी जाए, खर्चे में ही 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ध्यान रखना आप लोग हमेशा और हमेशा क्या ध्यान रखोगे, अगर इसमें भी 20% की वृद्धि हो रही है, इसमें ही 20% की वृद्धि हो रही है, तो ध्यान रखना इसमें ही 20% की वृद्धि होगी। कैसे होगी अभी सॉल्व करके देख लेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखना अगर ये दोनों समान है तो उतना ही वो होगा। अगर यहाँ पर 40% की वृद्धि होती, यहाँ पर 40% की वृद्धि होती, तो यहाँ पर भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 40% की। कैसे? देखो आप मुझे बताओ, 80 का 20%, 80 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 80 गुना 20/100 मतलब 16, 8 दूनी 16। अब देखो 16 रुपये की वृद्धि यहाँ पर हो रही है, 20 रुपये की कुल आय में हो रही है, तो 20 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 4, मतलब 4 रुपये की वृद्धि किस में होगी? बचत में। अब 4 रुपये की वृद्धि हो रही है, 4 रुपये की वृद्धि होगी कितने पर होगी? 20 पर, क्योंकि प्रारंभिक मान तो 20 है, गुणा कर देंगे किससे? 100 से। तो 20 पंजे 100, 5 चौक 20। तो यहाँ से देखो आंसर कितना आ गया? 20% की वृद्धि। तो यहाँ से बस मैं आपको यही वाली चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर यहाँ पर 20% की वृद्धि करते हैं, यहाँ पर 20% की वृद्धि करते हैं, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि यहाँ पर ही 20% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो अनिल प्रति मास 15,000 रुपये कमाता है, ठीक है। अब उसकी इनकम दे दी, एक बार इस लाइन को भूल जाओ। आपसे कहा गया 80% खर्चा करता है और वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय 20% बढ़ गई। देखो उसकी आय 20% बढ़ गई और उसका मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक खर्चा करना पड़ता है। देखो आय भी 20% बढ़ गई, खर्चा भी 20% बढ़ गया, तो बताओ बचत भी कितने % बढ़ जाएगी? 20%। तो आपसे क्या पूछा गया है? उसकी नई बचत कितनी होगी, लेकिन रुपए में आंसर पूछा गया है, तो सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। अब आपको ये तो पता लग ही गया कि अगर आय को 20% बढ़ाएंगे तो उसका खर्चा भी कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? 20%। और अगर खर्चा 20% बढ़ जाएगा तो उसकी बचत भी कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 20%। तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का। ये तो आय, यहाँ पे लिख लिया हमने खर्चा और यहाँ पर लिख लिया हमने इसकी बचत। अब आय कितनी दी गई है? 15,000। अब देखो 15,000 का कितना % खर्च कर रहा है वो? 80%। 15,000 का अगर हम 80% निकालेंगे तो गुणा कर दो, 15,000 गुणा 80/100, और 15,000 गुणा 80/100 करोगे तो 12,000 आ जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 15 8 120, मतलब 12,000 रुपये वो खर्चा कर रहा है। अब अगर 12,000 रुपये खर्चा कर रहा है तो बताओ बचत कितने की करेगा? 15,000 में से 12,000 गया तो कितना बच जाएगा? 3,000। 3,000 रुपये की क्या कर लेगा वो? बचत कर लेगा, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है प्रश्न में कि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, और फिर कहा गया है खर्चे में भी 20% की वृद्धि हो जाती है।
तो बताइए नई बचत कितनी होगी। आप मुझे बताओ, अगर आय में ही 20% की वृद्धि होगी, खर्चे में ही 20% की वृद्धि होगी, तो क्या बचत में ही 20% की वृद्धि होगी क्या? बिल्कुल। अब देखो, इस बार आपसे नई बचत पूछी गई है। इस बार आपसे क्या पूछी गई है कि उसकी जो नई बचत होगी वो कितनी होगी। तो अगर हमें नई बचत निकालनी है तो बताओ नई बचत कैसे निकालेंगे। इस बार आपको इसका 120% निकालना पड़ेगा। अगर बचत में वृद्धि पूछी जाती तो हम 3000 का कितना प्रतिशत निकालते हैं, 20%। लेकिन नई बचत पूछी गई है तो इस बार हमें 3000 का 120% निकालना पड़ेगा। तो 3000 गुणा 120/100, 20 से 20, 12 तिया 36, और इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3600 रुपये, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 3600 रुपये, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को सही समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो दोस्तों, यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसकी लैंग्वेज को समझिए। ठीक है, हमसे कहा गया कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है। देखो फ्रैक्शन में दे दिए इस बार हमें। ठीक है, 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। तो बताइए उसकी वर्तमान बचत कितनी होगी। देखो बचत में प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछी गई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर हमसे पूछा गया वर्तमान बचत कितनी होगी, वो भी किसमें बतानी है, प्रतिशत में। वर्तमान बचत का मतलब होगा जो उसकी नई बचत होगी, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसकी जो नई बचत होगी ना वो कितने प्रतिशत होगी। अब किसका कितने प्रतिशत होगी, आय का ही निकाला जाता है, कुल जो उसकी इनकम होगी उसी का ही निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, ध्यान से समझिए। अब सबसे पहला तो काम करना है कि आपको इसकी इनकम माननी कैसे है। ठीक है ना, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर इनकम 100 मत मान लेना। अगर आप 100 मान लोगे तो देखो उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 16 से 2/3 का मतलब 1/6। अब आप 1/6 उस 100 का 1/6 कैसे निकालोगे, पॉइंटों में चला जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आपको इसकी इनकम कैसे माननी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तो हो गई उसकी आय, इधर मानेंगे, और यहाँ पर हो गया उसका खर्चा, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे उसकी बचत। अब यहाँ पर कहा गया है जो उसकी इनकम है उसमें 16 से ही 2/3% की वृद्धि। बताओ 16 से ही 2/3 का मतलब कितना, 1/6। इसका मतलब अगर उसकी प्रारंभिक आय 6 होगी तो उसकी इनकम में 1 की क्या हो जाएगी, वृद्धि, मतलब नई आय कितनी बन जाएगी, 7। अगर प्रारंभिक इनकम 6 होगी तो बाद वाली इनकम कितनी हो जाएगी, 7। आप 600 और 700 में मानो, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत में मान दिया हुआ है ना। प्रतिशत का मतलब नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 600 मानोगे तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, 6 से कितनी हो जाएगी, 7। तो आप 600 मान लो कि उसकी जो प्रारंभिक आय थी वो कितनी थी, 600। जो उसकी नई आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 700। ठीक है, क्योंकि उसकी आय में वृद्धि हो गई 16 से 2/3 की। इस बार 100 मत मान लेना, क्योंकि 100 मानोगे तो फिर आय में 16 से 2/3 1/6 कैसे निकालोगे उसका, 100 का 1/6 पॉइंटों में चला जाएगा। इसलिए आप लोगों को इनकम ऐसे माननी है। पहले 16 से 2/3 का मतलब देख लेना, 1/6 मतलब प्रारंभिक आय तो 6, बाद वाली आय 7। अब 600 और 700 मानना, क्योंकि प्रतिशत में है ना, तो प्रतिशत में है तो नीचे 100 आएगा, वो कट जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है। अब 600 है, उसका वो 80% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब 600 का 80% निकालोगे तो 6 अट्टे 48। देखो 6 अट्टे 48, 480। 600 गुणा 80/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका 600 का 80% में इधर निकाल देता हूँ, ये देख लीजिए। 600 का अगर 80% निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 6 48, 480। ठीक है, फिर क्या कहा गया है हमसे, फिर आगे हमसे ये कहा गया है प्रश्न में। अब आप मुझे बताओ 600 रुपये की इनकम कर रहा है, खर्चा कितने का हो रहा है, 480 का। तो बताओ उसकी बचत कितने की होगी। 600 में से 480 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 120 रुपये माइनस कर लेना। 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया है वृद्धि होने के कारण खर्चे में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। अब खर्चा भी कितना है, 480, इसमें 37.5% की वृद्धि। 37.5 का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, 37.5% का मतलब कितना होता है, 3/8। 3/8 की वृद्धि। तो आप मुझे बताओ 480 का कितना निकालोगे। अब देखो 3/8, ध्यान से सीखिए।
अगर ये वृद्धि होगी तो ये वाली संख्या नीचे क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 8 और 3 11। इसका मतलब हमें निकालना है 480 का 11/8, ठीक है ना, ध्यान रखना, जुड़ जाएगी 8 और 3 11। अगर उसकी नया खर्चा निकालना है, वृद्धि हो रही है तो 8 और 3 11, 11/8। अगर कमी होती तो 8 में से 3 गया तो कितना, 5/8 निकालते, ठीक है ना, ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। काट लीजिए इसको, 8 छिकी 48, ठीक है, 60 बार, और 11 छिकी 66, मतलब 660 रुपये। 660 रुपये उसका क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। अब मुझे बताओ, वर्तमान बचत का मतलब वो इस नई आय, नया खर्चा और नई बचत की बात करना चाह रहा है। अब बताओ, 700 रुपये कमाता है वो, 660 रुपये खर्चा करता है, तो बताइए बचत कितने की करेगा, 40 रुपये की, ठीक है। तो उसकी नई बचत कितने की आ गई, 40 रुपये की। लेकिन ध्यान से सुनिए, अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे देखते हैं 120 थी 40 हो गई, कितनी कम हो गई, 80 रुपये कम हो गई, ठीक है ना, वो इस टाइप से। आपसे क्वेश्चन में प्रतिशत कमी या वृद्धि नहीं पूछी, आपसे केवल ये पूछा गया है कि ये जो नई वाली बचत होगी वो कितने प्रतिशत होगी। अब किसका कितने प्रतिशत होगी, हमेशा और हमेशा आय का ही निकाला जाता है कि इस आय का कितना प्रतिशत होगी, ठीक है। अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था, जिसका बोला जाता है उसको हमेशा और हमेशा कहाँ पे रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि बताइए ये बचत इस आय का कितना प्रतिशत होगी, आय का, तो आय को कहाँ पे रखेंगे, नीचे, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, बचत 40 किसका, आय का, आय कितनी दी गई है 700, ठीक है। तो 700 और गुणा में क्या कर देंगे 100। यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 7 का भाग लगा दो, 7 पंजे 35, शेषफल बचेगा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 सही 5/7%। इसका मतलब ये जो बचत होगी, वर्तमान बचत, वो कितनी हो जाएगी, 5 सही 5/7% होगी। कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जाएगा।